भारत में साइबर क्राइम की स्थिति को लेकर सर आपका क्या सोचना है? हमारे यहाँ लगभग 17 लाख शिकायतें जो हैं साइबर क्राइम की पिछले वर्ष प्राप्त हुई। किसी अदर सर्विसेज का नंबर सर्च करना हो तो गूगल पे जाके वो कस्टमर केयर का नंबर सर्च करता है, उसको एक नंबर मिलता है, उस नंबर पे जब वो फ़ोन करता है तो उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। साइबर क्राइम में इनएविटेबल होता है, इम्पर्सोनेशन जो है वो हर साइबर क्राइम में लगभग होता ही है। उसके ज़रिए ये लोग जो है कभी बैंक ऑफिशियल्स बन के, कभी आर्मी ऑफिशियल्स बन के, कभी पुलिस ऑफिशियल्स बन के आपसे गोपनीय जानकारी भी हासिल करते हैं। आजकल सोशल मीडिया स्कैम बहुत बढ़ गए हैं, इसके संबंध में सर कानून में कोई जगह है? ये पूरा जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड नहीं है। कहूँगा कि कभी भी किसी वर्चुअल आईडी पर आंख बंद करके उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। अब फ्यूचर में एक टर्म बार बार सुनने में आती है, डार्क वेब, डार्क नेट, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? मैं चाहता हूँ कि जो इंटरनेट आप देखते हैं वो एक्चुअल इंटरनेट का केवल 3% है। 97% ऑफ इंटरनेट इज हिडन। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डार्क वेब के माध्यम से बहुत सारी जो सुपारी किलिंग्स होती हैं वो डार्क वेब के माध्यम से हो रही है। उनके अपने रेड रूम्स भी हैं जिनमें लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो उस क्राइम को का जो पेमेंट होता है इसके लिए क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का यूज कर हम लोग बहुत सजग हैं और लोगों को लगातार अवेयर भी कर रहे हैं। किस तरीके से कम किया जाए और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए उसको लेकर के एक्टिवली काम भी कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में। डिजिटल दुनिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ़ोनपे, पेटीएम की दुनिया, आज हम सभी इंटरनेट से घिरे हुए। हर काम करना होता है हमें, हम गूगल की सहायता लेते हैं। पर सावधान रहें, क्या हम कहीं साइबर अपराधियों के रडार पे तो नहीं? क्या हम जाने अनजाने किसी भी तरीके से साइबर अपराधियों के चंगुल में तो नहीं फंसने वाले? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भारत में साइबर क्राइम का जो दायरा है वो बहुत बढ़ चुका है। हर दूसरा आदमी साइबर अपराधियों के निशाने पर है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डीसीपी जोन 1 श्री आलोक शर्मा। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। भारत में साइबर क्राइम की स्थिति को लेकर सर आपका क्या सोचना है? हम एज ए कंट्री हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान के अंदर साइबर क्राइम आज सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला अपराध है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 17 लाख शिकायतें जो हैं साइबर क्राइम की पिछले वर्ष प्राप्त हुई और लगभग 2024 में 1.7 बिलियन रुपीस जो है वो साइबर क्रिमिनलों के द्वारा हमारी इकोनॉमी से साइफन ऑफ किए गए हैं। और अगर हम 4 साल का डेटा देखें तो लगभग 33,000 करोड़ रुपए जो है वो साइबर क्राइम के चलते देश की इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। जो हिंदुस्तान है हमारा वो आज साइबर क्राइम में विश्व में 10वें नंबर पर है और हम अपनी जीडीपी का 0.7% जो है वो इन साइबर क्रिमिनल्स के कारण हमको जीडीपी का 0.7% का नुकसान हो रहा है। तो हिंदुस्तान में जो साइबर क्राइम है उसकी वजह से न केवल देश में बल्कि देश के बाहर से भी हमको जो है वो बहुत बड़ा खतरा है। ये एक तरह की इकोनॉमिक टेररिज्म है जो हमारे देश के विरुद्ध कहीं ना कहीं इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए और इसको लेकर के हम लोग बहुत सजग हैं और लोगों को लगातार अवेयर भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में हम लोग जो है वो साइबर क्राइम को किस तरीके से कम किया जाए और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए उसको लेकर के एक्टिवली काम भी कर रहे हैं। सर, साइबर अपराध, आप कई तरह के साइबर अपराधों से आपका सामना होता होगा। फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में क्या कितना इम्पैक्ट है अपनी सोसाइटी में? किस सोसाइटी के किस तबके पे ज़्यादा असर हो रहा है उस चीज़ का? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, जैसे आपने साइबर फ्रॉड के बारे में बताया, साइबर फ्रॉड एक प्रकार का साइबर क्राइम है और हिंदुस्तान में साइबर फ्रॉड जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। विशेष तौर पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर 3 मेजर रीजन्स हैं जहाँ ये साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स मैक्सिमम हैं और जिसको आप हॉटस्पॉट या एपिसेंटर्स कह सकते हैं। एक एरिया हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है जिसमें हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थन राजस्थान और सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा
जो नू वाला इलाका है वो बहुत एक्टिव है साइबर फ्रॉड्स में। दूसरा साइबर फ्रॉड का एरिया हमारा हिंदुस्तान का ईस्टर्न पार्ट है, और जिसमें बेसिकली बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल ये स्टेट्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कंप्लेंट हमें साइबर फ्रॉड्स की आती हैं। और अभी लेटेस्ट एक सदर्न पार्ट में भी एक नया एरिया डेवलप हुआ है जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला ये स्टेट्स प्रोमिनेंट हैं। और ये इसलिए चिंताजनक है सदर्न पार्ट हमारे लिए कि इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस ज़्यादा हैं। ऑनलाइन जो आप कॉल सेंटर्स फ्रॉड जो बोलते हैं वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और यहाँ पर इंटरनेशनल जो इंटरफ्रेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे साइबर फ्रॉड का जो एरिया है वो बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान में पैर पसार रहा है। पहले हमारे पास गिने चुने हॉटस्पॉट थे। आप लोगों ने भी सुना होगा नू के बारे में, आपने सुना होगा जमतारा के बारे में। आजकल काफ़ी वेब सीरीज़ जमतारा की आई थी और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया था। बट अब ऐसे जमतारा जैसे हमारे पास 40 एक्टिव हॉटस्पॉट्स हैं जो आज हिंदुस्तान में हो चुके हैं, और ये लगातार बढ़ रहे हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स जो हैं और साइबर फ्रॉड्स जो हैं ये तेज़ी से देश में पैर पसार रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स जो है इसमें बेसिकली बैंकिंग फ्रॉड्स, यूपीआई स्कैम और फेक कॉल्स जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आपने देखा होगा लोन ऐप के जरिए फ्रॉड बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कई सारे फ्रॉड्स तो ऐसे हो रहे हैं कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अब किसी के रिलेटिव्स बन के, किसी के फादर का दोस्त बन के, या इस तरीके से लोगों को जिसको कहते हैं आप साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करके पैसा डलवाते हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स आपने देखे होंगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लोग फर्जी आइडेंटिटी, इम्पर्सोनेशन जिसको कहते हैं, जो कि साइबर क्राइम में इनएविटेबल होता है। इम्पर्सोनेशन जो है वो हर साइबर क्राइम में लगभग होता ही है, और उसमें उसके ज़रिए ये लोग जो है कभी बैंक ऑफिशियल्स बन के, कभी आर्मी ऑफिशियल्स बन के, कभी पुलिस ऑफिशियल्स बन के आपसे गोपनीय जानकारी भी हासिल करते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा दायरा है जिसको हम ऑनलाइन फ्रॉड्स बोलते हैं, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। सर, जैसे कि आपने अभी कहा कस्टमर केयर, आज के परिप्रेक्ष्य में जिस किसी को भी अगर किसी बैंक का नंबर सर्च करना हो, किसी अदर सर्विसेज का नंबर सर्च करना हो, तो गूगल पे जाके वो कस्टमर केयर का नंबर सर्च करता है, उसको एक नंबर मिलता है। उस नंबर पे जब वो फ़ोन करता है तो उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। अब इस कंडीशन में इंसान को क्या करना चाहिए? कस्टमर केयर नंबर कहाँ से प्राप्त करना चाहिए ताकि वो किसी भी साइबर फ्रॉड से बच सके? ये जो कस्टमर केयर फ्रॉड है ये बड़ा पॉपुलर साइबर फ्रॉड है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसके शिकार हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और ये बड़ा इजी भी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंटरनेट में है, हर किसी के पास आज स्मार्टफोन हो गया। स्मार्टफोन हैज़ बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स। और स्मार्टफोन जब होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली गूगल तो इंस्टॉल होता ही है। तो सर्च इंजन के रूप में जो गूगल है उसका हम मैक्सिमम प्रयोग करते हैं, और लोगों की टेंडेंसी होती है, लोग ये सोचते हैं कि गूगल में हर जानकारी ऑथेंटिकेटेड होती है, हर जानकारी वेरीफाइड होती है। तो जब भी उनको कोई किसी बैंक का नंबर चाहिए होता है, जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नंबर चाहिए होता है, वो हमेशा गूगल को स्क्रॉल करते हैं, सर्च करते हैं और वहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन यही एक समस्या है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गूगल जो है वो सिर्फ एक सर्च इंजन है। उसमें जो इनपुट डाला जाता है वही वो आउटपुट देता है। उसकी वेरिफिसिटी जिसको आप बोलते हैं, उसकी वैधानिकता, उसके बारे में जो है वो पूरी चीज तरह से वेरीफाइड नहीं होती। इसलिए हम लोगों को ये समझाते हैं बार बार, मैं अपनी टीम के माध्यम से भी, और लगातार हम लोग इस बारे में लोगों को अवेयर करते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है और इसमें इसका फ्रॉडस्टर्स बहुत चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। वो उन्होंने लोगों की एक नब्ज़ पकड़ ली है कि यार हर बच्चा, आजकल तो बच्चा जैसे ही बड़ा होता है थोड़ा सा, वो सबसे पहले जो चीज़ स्क्रॉल करना सीखता है गूगल है। हर चीज़ का आंसर गूगल बाबा के पास होता है। तो वो ये करता है कि वो सबसे पहले जाता है और सबसे पहले उसमें गूगल में अपनी जो वेबसाइट्स है और जो इन्फॉर्मेशंस है बैंक की, उसको एक फर्जी जो एड्रेस है उससे वो उसमें अपलोड कर देता है।
और उसके बाद क्या होता है, उसमें एक स्क्रॉलिंग का सिस्टम होता है कि जे एक वेबसाइट को आप जितनी बार स्क्रॉल करते हैं वो उतना ऊपर आपके जो है उसमें सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देती है। तो क्या करते हैं कि लोग जैसे ही जब उसको इतनी बार सर्च किया जाता है उस फेक वेबसाइट्स को कि वो सबसे ऊपर आ जाती है, और अब जैसे ही आप उसमें किसी भी बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आप जैसे ही नंबर तलाश करते हैं, आपको सबसे पहले वो फ्रॉडस्टर्स का दिया हुआ नंबर मिलता है, और जैसे ही आप उस नंबर पे क्लिक करते हैं आप साइबर फ्रॉड में फंस जाते हैं। तो ये मैं लोगों से बताना चाहता हूँ कि जब भी उनको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या बैंक में कॉल करना है तो हमेशा उसको वेरीफाई कर लें। कोशिश करें कि एटलीस्ट आप जब भी बैंक का कोई आप खाता अपना खुलवाते हैं या आपके पास बैंक का नंबर होता है, आप कम से कम 2 महीने 4 महीने में एक बार आप बैंक विजिट कर लें। बैंक के कम से कम मैनेजर या जो भी प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स हैं उनमें से किसी का आपके पास नाम हो, नंबर हो, आप उनके नंबर पर भी एक बार उसको चेक कर लें। और जब भी आपको कोई जानकारी लेनी हो ऑनलाइन तो आप उनके थ्रू जानकारी लें, न कि केवल आप गूगल के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए। एक नया टर्म सुनने को आ रहा है सर आजकल, डिजिटल अरेस्ट। ये क्या है सर? देखिए, डिजिटल अरेस्ट इस 1 साल के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाला या सबसे ज़्यादा होने वाला साइबर क्राइम है, और साइबर फ्रॉड कह सकते हैं इसको। देखिए, इसमें आपने देखा होगा, इवन मैं आपको इसका एक बड़ा लाइव एग्जांपल बताता हूँ। हमारे क्षेत्र में, मेरे जोन में ही एक डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। उनको एक कॉल आया और कॉलर ने अपने आप को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का ऑफिशियल बताया, और ये बताया कि हम लोगों ने आपके बेटे को एक रेप केस में अरेस्ट कर लिया है। तो वो डॉक्टर साहब घबराए पहले तो, क्योंकि उनका बेटा जो है वो डॉक्टर है अरबिंदो में। और उन्होंने वो कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा और उसका एक दोस्त जो है, दोनों एक रेप केस में इन्वॉल्व हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बेटे को रिलीज़ करें तो हमको 60,000 रुपीज़ जो है वो हमारे दिए गए बताए हुए जो बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो नेचुरल सी बात है, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। तो उन्होंने, ही वाज वाइज, तो चूँकि मेरे से वो मिले हुए थे और हम लोगों की बातचीत हुई थी, और मैंने उनको 1-2 दिन पहले ही वो मुझसे मिले थे, तो मैंने उनको साइबर फ्रॉड के बारे में और डिजिटल अरेस्ट के बारे में थोड़ा बताया था। तो उन्होंने उस फ़ोन को कट किया, और सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया, और जब बेटे को फ़ोन लगाया 1-2 बार तो नहीं मिला, लेकिन तीसरी बार उनके बेटे का फ़ोन मिल गया और बेटे से उनकी बात हो गई। और फिर उनके पास जब दोबारा कॉल आया उस फ्रॉडस्टर का उस नंबर से, तो ही वॉज वेरी अलर्ट, और उन्होंने बोला कि आपको जो करना है कर लीजिए, आई विल नॉट ट्रांसफ़र इट, और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। तो ये बेसिकली इज़ अ सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। ये लोग आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में डराने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके नियर एंड डियर्स को बोलते हैं कि भाई इसको पकड़ लिया हमने, ये इसके बदले ये पैसे की मांग करते हैं। कई बार कस्टम ऑफिसर बन के फ़ोन करते हैं, कई बार आर्मी ऑफिशियल बन के फ़ोन करते हैं, और उसके बाद में किसी रूप में, टैक्स के रूप में, फ़ी के रूप में या रिश्वत के रूप में भी ये पैसे की डिमांड करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी टर्म जो होता है वो हमारी लॉ की डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं है। अरेस्ट जो है वो उसके नियम हैं, CRPC और आजकल BNSS के प्रोविजंस से गाइड होती है। जब भी अरेस्ट की जाती है तो फिजिकल अरेस्ट होती है। अरेस्ट करने के बाद सबसे पहले जिस आदमी को अरेस्ट किया जाता है उसको उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हम बताते हैं कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ में उसके फैमिली मेम्बर्स को भी 24 घंटे के अंदर हमें इंटीमेट करना होता है, अरेस्ट की सूचना देनी होती है। इस तरीके से कोई व्यक्ति रिलीज़ नहीं होता कि वो फंड ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे किसी बैंक अकाउंट में और उस बंदे को रिलीज़ कर दिया जाए। जो अरेस्ट का प्रोसीजर है, इट इज़ वेरी वेरी सिस्टमेटिक एंड वेल डिफाइंड प्रोसीजर। अगर कभी भी आपको कोई इस तरह से आर्मी ऑफिशियल, कस्टम ऑफिसर या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का ऑफिसर या बैंक ऑफिशियल बन के कोई भी कॉल करता है तो आपको उसके झांसे में नहीं आना है, और किसी भी तरीके से उससे कोई कम्युनिकेशन हमको नहीं करना है। सर, आज के दौर में हमारी फिजिकल आइडेंटिटी के अलावा एक वर्चुअल आइडेंटिटी भी है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। आजकल सोशल मीडिया स्कैम बहुत बढ़ गए हैं।
कोई भी किसी का भी फ़ोटो मॉर्फ करके एडिट करके एक नई प्रोफाइल बना लेता है, साइबर स्टॉकिंग करता है, इसके संबंध में सर कानून में कोई जगह है या फिर कोई ऐसा प्रावधान है जिसमें इस प्रकार के अपराधियों को सजा हो सके? बिल्कुल सही कहा आपने। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, यहाँ पर लोग बहुत सारे लोग जो है वो इम्पर्सोनेशन करके और फेक आईडी बनाते हैं। और ख़ास तौर पे जो वनरेबल सेक्शंस हैं या एक एज की बडिंग एज की लड़के होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। कई बार तो इसमें ऑफिशियल्स भी टारगेट होते हैं, कई बार इवन आर्मी ऑफिशियल्स भी, एक बड़े आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उनको भी टारगेट किया जा चुका है, जो हम लोगों की नॉलेज में आया था मामला। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमको समझना चाहिए कि जो ये पूरा जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड नहीं है। इसमें जो आइडेंटिटी आप लेते हैं या जो आइडेंटिटी आपकी शो होती है, वो आपका ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर, इससे लिंक्ड होती है। इसका वेरिफिकेशन नहीं होता। इट्स नॉट अ फिजिकल आइडेंटिटी। कोई आदमी के पास अगर आपके कुछ क्रेडेंशियल्स हैं तो वो आपकी फर्जी आईडी बना सकता है। और ख़ास तौर पे इसका काफ़ी बड़ा जो शिकार है वो हमारे युवा वर्ग, और मैंने आपको बताया है कि कुछ जो सेंसिटिव एजेंसी में काम करने वाले ऑफिशियल्स होते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि जो भी इस तरह की आईडी बनती हैं, उस आईडी पे हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं लोगों को आपके माध्यम से ये बात बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी वर्चुअल आईडी पर इस तरह से आंख बंद करके उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। और ये समझ लें कि आप केवल उन्हीं लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें जिनको आप जानते हैं या जिनसे आपका कभी ना कभी कम्युनिकेशन हुआ है। और एक बार जब आप एक्सेप्ट करते हैं, मैं तो चाहूँगा कि उससे पहले एक बार वेरीफाई भी कर लें कि एग्जैक्टली ये आईडी उसी बंदे की है या नहीं है। आज के दौर में ये एक फैशन सा हो गया है कि हम नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स बढ़ाते रहते हैं, और उसके लिए हम लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट अंधाधुंध रूप से स्वीकार करते रहते हैं, जो कि किसी भी तरीके से उचित नहीं है। इस चीज़ को हमको रोकना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IT एक्ट 2000 में इस तरह के क्राइम से लड़ने के लिए, इस तरह के क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए काफ़ी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है। जो इम्पर्सोनेशन करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, उनके लिए 66D जो है ऑफ IT एक्ट 2000 ये अट्रैक्ट होता है, और इसमें 3 साल से लेकर के 7 साल तक का जो है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है। साथ ही साथ में कोई किसी की अगर प्राइवेसी वायलेट करता है या कोई उसके प्राइवेट पिक्चर्स को अगर सर्कुलेट करता है, तो उसके लिए 66E IT एक्ट जो है वो हमारे यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न है उससे लड़ने के लिए। और साथ ही साथ में जो आपने देखा होगा कि अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर इंटरनेट पर कोई भी पोर्नोग्राफिक या चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट टाइप का अगर प्रदर्शित करता है, उसको भेजता है, तो ये भी एक क्राइम है। और इसको हम 67B में सेक्शंस में 67A सेक्शंस में हम लोग डील करते हैं। इट्स वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न है उसके। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेट में अगर आप उसके लॉस को नहीं मानेंगे, अगर आप डिजिटल वर्ल्ड के लॉस को नहीं समझेंगे कि क्या कानून है और किस तरीके से हमें एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं खुद भी अपराधी बन सकते हैं और उसका हमें दंड भी भोगना पड़ सकता है। इसके अलावा हमारी जो BNS है उसमें भी इसको लेकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा। सर, साइबर अपराध तो आज की दुनिया में ये प्रेजेंट कंडीशन हो गई। अब फ्यूचर में एक टर्म बार बार सुनने में आती है, डार्क वेब, डार्क नेट। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इंटरनेट आप देखते हैं, जो हमारे को सबको एक्सेसिबल है, वो एक्चुअल इंटरनेट का केवल 3% है। 97% ऑफ इंटरनेट इज हिडन। इसमें जो ऑलमोस्ट जो 90% इंटरनेट है, ये 90% इंटरनेट डीप वेब के अंदर आता है, जिसके अंतर्गत रिसर्च पेपर्स, जिसके अंतर्गत वो जो कोई इंस्टीट्यूशंस एक प्रोटोकॉल के तहत उसको कहीं ना कहीं जो आम लोगों के साथ जो हाइड करता है और केवल एक
रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क में ही इसकी इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, पेटेंट्स वाले इश्यूज होते हैं, सब डीप वेब के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों के बाद भी एक और कैटेगरी आती है इंटरनेट की, जिसको हम डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब जो है वो एक 7% लगभग इंटरनेट का है, और ये एनक्रिप्टेड सिस्टम है पूरा, जिसके तहत जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस के साथ साथ काफ़ी सारी जो आप मान सकते हैं जो क्राइम्स है और क्राइम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनका भी बहुत प्रचार प्रसार होता है, और साथ ही साथ में वो क्राइम भी उसके ज़रिए किया भी जाता है और करवाया भी जाता है। तो वो डार्क वेब जो है वो बहुत ही हमारे लिए एक चैलेंजिंग थिंग है, क्योंकि ये पूरा डार्क वेब जो है वो नॉर्मल इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हम अभी यूज़ करते हैं उस पर नहीं होता है। ये P2P नेटवर्क में टॉर ब्राउज़र के माध्यम से डार्क वेब संचालित होता है, और ये बेसिकली ऑनियन राउटर है। जैसे कि आप देखते हैं कि नॉर्मल में अगर A से B को एक मैसेज भेजना हो तो उसका एक IP एड्रेस होता है जो हम ट्रैक कर सकते हैं कि किस IP एड्रेस पे कौन सा मैसेज भेजा। बट इसकी इंफॉर्मेशन कई सारे मल्टीपल, कई बार तो हंड्रेड्स, कई बार थाउजेंड्स ऑफ रिले सिस्टम से होकर के आती है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द एंड पॉइंट कि फाइनली ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी चैलेंजिंग, और इसी स्पेसिफिकेशन का फ़ायदा क्रिमिनल्स उठाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डार्क वेब के माध्यम से बहुत सारी जो सुपारी किलिंग्स होती हैं वो डार्क वेब के माध्यम से हो रही हैं। ड्रग्स ट्रैफिकिंग डार्क वेब के माध्यम से होती है। वेपन ट्रैफिकिंग होती है डार्क वेब के माध्यम से। उनके अपने रेड रूम्स भी हैं जिनमें लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। काफ़ी जघन्यतम अपराध जो हैं वो उस रेड रूम में किए जाते हैं, और जो साइकोपैथ्स लोग होते हैं वो उसको एक्सेस करते हैं और बदले में उनको पैसा चुकाना पड़ता है। यहाँ मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि डार्क वेब, चूँकि आप जानते हैं कि पूरा एनोनिमस है और इनक्रिप्टेड सिस्टम है, तो इसमें जो क्राइम होगा तो उस क्राइम को का जो पेमेंट होता है उसके लिए भी क्रिमिनल्स ने रास्ता निकाल लिया है। इसके लिए क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम कि जो पैसा है वो किस व्यक्ति के पास जा रहा है। तो वो भी एनोनिमस सिस्टम है। तो डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी दोनों मिलके जो एक इवॉल्विंग क्राइम पैटर्न है उसको डिनोट कर रहे हैं, और ये पूरा ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के खिलाफ एक बड़ा खतरा भी है, और हम लोगों के लिए एक वेकअप कॉल भी है। और इसके लिए एज ए लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हम लोग अपनी पुलिस फोर्स को भी काफ़ी एडिक्वेटली ट्रेन कर रहे हैं। जैसे कि आपका सर काफ़ी लंबा सेवा काल रहा है, हार्डकोर क्रिमिनल्स को तो आपने बहुत पकड़ा होगा। ऐसा कोई इंसिडेंस, ऐसा कोई ऑपरेशन जिसमें साइबर अपराधियों के विरुद्ध किया गया हो, आपने किसी साइबर अपराधियों को पकड़ा हो, वो कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ में साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब हम लोग जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं तो इस तरह के केसेस काफ़ी सारे होते रहते हैं। अभी मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। बेसिकली इंदौर का ही इंसिडेंट है। इंदौर में आई वाज इन क्राइम ब्रांच, और साल 2017 में बहुत सारी साइबर फ्रॉड्स की शिकायतें बहुत सारी प्राप्त हुई थी, और हम लोगों ने लगभग 125 साइबर फ्रॉड्स की शिकायतों को कोलेज करके एक FIR करी थी क्राइम ब्रांच में, और लगभग 55 के आसपास और भी शिकायतें थी जिनको कोलेज करके हमने एक और FIR करी थी। तो 2017 की 2 FIR थी। उनको लेकर के हमको कुछ साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना था, जिनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया था, काफ़ी एनालिसिस किया था। हमारी साइबर टीम ने उसके बैकएंड पे काफ़ी सारा काम किया था और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन में ये रिवील हुआ कि ये लोग जो हैं वो पर्टिकुलरली जो मेवात रीजन है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न राजस्थान और सदर्न हरियाणा वाला जो पार्ट है, जो नूह वाला और कामा जो भरतपुर वाला जो भाग है, वहाँ पर ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। तो इसको लेकर के तत्कालीन IG वरुण कपूर सर के निर्देश पर
जो एसएसपी मैडम थी यहाँ इंदौर में, रुचिवर्धन मिश्र मैडम, उनके द्वारा एक टीम गठित की गई थी जिसको लीड करने के लिए मुझे कहा गया था। और उसके बाद हम लोग करीब 10 लोग टीम लेकर के 10 लोगों की टीम लेकर के, और मैं करीब 10 दिन तक जो है वहाँ पर कामा और भरतपुर वाले एरिया में रुका था। और उसके बाद में जब बहुत ही करीब से मैंने इन चीज़ों को समझा और देखा, हमारे पास लोकेशंस थे, हमारे पास उनकी डिटेल्स भी थी जो हमने काफ़ी रिसर्च से निकाली थी। बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि 2 फैक्टर्स थे जो कहीं ना कहीं हमें पुश बैक कर रहे थे। एक फैक्टर्स तो लोकल पॉलिटिकल सपोर्ट था, जैसा कि हमने देखा कि उस क्षेत्र में जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लगभग 80% लोग थे और एमएलए और एमपी भी वहीं से थे, और कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी का सपोर्ट जो था उन साइबर क्रिमिनल्स के साथ था, जो कि कहीं ना कहीं उनको फंडिंग भी करते थे। और साथ ही साथ में ऐसे जो पॉलिटिशियंस थे उनका भी कुछ ना कुछ नेक्सस कहीं ना कहीं उन क्रिमिनल्स के साथ था, जिनको वो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दे रहे थे। और साथ ही साथ में लोकल, आप जानते हैं जैसे कि लोकल ब्यूरोक्रेसी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो भी उसमें उतना ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे, उतना ज़्यादा ड्यू टू देयर ऑन कंपल्सन्स उन्होंने वो उतना ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे। तो हमने ये चीज़ देखी कि उस क्षेत्र में अलग अलग स्टेट्स की पुलिस जो थी वो आती रहती थी। कभी मॉर्निंग में पता लग रहा है महाराष्ट्र की पुलिस आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट डे पता लग रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस आ रही है। तो लगातार जो इंटर स्टेट पुलिस थी वहाँ रेड करती रहती थी साइबर क्रिमिनल्स के लिए। और एक केस में तो हमें जानकारी मिली कि एक स्टेट स्पेसिफिक पुलिस टीम के ऊपर उनके द्वारा हमला भी किया गया। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी पिन पॉइंट स्ट्रेटेजी बनाई और बिना लोकल लेवल की हमने केवल इनपुट लिया और बिना लोगों को बताए लोकल लेवल को हमने इन्वॉल्व किए। हमने एक मेहमत ऑपरेशन किया जिसमें हमने इन केसेस के आरोपियों को पकड़ा था वहाँ से। और पकड़ने के बाद हम उनको लेकर के आए, और लेने के बाद जब हमने उनसे इंटेरोगेट किया डिटेल, या इंदौर आके हमने उनसे पूछताछ करी, तो हमने कहा भाई तुम ये, हमने देखा उनसे तो हमें पता लगा यार इनकी एजुकेशन तो 12th क्लास या फर्स्ट ईयर से ज़्यादा नहीं है, और उनकी उम्र भी थी जो करीब 17 से 20 साल के आसपास की उनकी एज थी। और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमसे कहा कि हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मतलब उसको टटलू बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। और अगर लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इतने सिंपल सी बात कि हमारे झांसे में आ जाते हैं, हम उन्हें बैंक ऑफिशियल बन के फ़ोन करते हैं या हम किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी का ऑफिशियल बन के फ़ोन करते हैं और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर देते हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है? तो हमने जो किया वो तो केवल मूर्ख बनाना था। और सोसाइटी भी इस बात को लेकर के उनका काफ़ी सपोर्ट कर रही थी कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मतलब अगर इनके साथ फ्रॉड हुआ है तो देवर रेडी टू पे द मनी जो उन्होंने इसके थ्रू कमाई थी, बट देवर नॉट सपोर्टिंग अस इन हैंडलिंग दोज क्रिमिनल्स। तो दैट्स वाई इट वाज अ बिग चैलेंज, और हमने इसको किया। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन था, और इस ऑपरेशन से हमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और अपनी आगे की रणनीति बनाने में काफ़ी मदद मिली, जिसके बाद हमने और भी अच्छे ऑपरेशंस किए। सर, हमने कई प्रकार के साइबर अपराधों की बात की। अब एक आम जनमानुस इन साइबर अपराधियों से कैसे बचे, इसके बारे में कुछ टिप्स दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। साइबर अपराध में एक मैक्सिम है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसकी रोकथाम ही इसका उपचार है। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हम कुछ सावधानियां डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड लेते हैं तो हम बहुत सारे साइबर अपराधों से बच सकते हैं, बहुत सारे साइबर अपराधों को रोक सकते हैं। जैसे कि कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके OTP, आपके पासवर्ड्स, आपका ID आप किसी से शेयर ना करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे कई बार जब आपको कॉल्स आते हैं और लोग बैंक ऑफिशियल्स बन के या कोई भी जानकारी आपकी लेना चाहता है, तो आप ये समझ लें कि आपका जो कार्ड नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, उसका जो CVV है, आपका जो अकाउंट नंबर है, ये बड़ी सैक्रोसेंट जानकारी है। कोई भी बैंक या कोई भी जो बैंक ऑफिशियल है आपसे इन जानकारियों के बारे में कभी नहीं पूछता है। आपको ये जानकारी कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब कभी आप
आप देखते हैं कि लोग जब फ़ोटोकॉपी कराने जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, उनके अपने आधार कार्ड की, इवन अपने बैंक की जो पासबुक है उसकी जब जा कर के फ़ोटोकॉपी कराना चाहते हैं, तो वो बस फ़ोटोकॉपी को अपना मूल जो है वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं और उसके बाद बोल देते हैं कि भाई तू 5 कॉपी निकाल दे या 6 कॉपी निकाल दे, एंड दे आर नॉट कंसर्न कि उसने 5 मैंने बोला था तो 5 ही निकाली है, 5 से ज़्यादा कॉपी निकाली है कि नहीं निकाली। हो सकता है उसने 5 के बदले 6 कॉपी निकाली हो, 7 कॉपी निकाली हो, 8 कॉपी निकाली हो, और उस इन्फॉर्मेशन को कहीं सेल करे, ये पॉसिबल है। सेम इज़ विद अवर होटल सिस्टम। हम होटल्स में जाते हैं, वहाँ से हमसे आईडी लिया जाता है, तो हम अपना आईडी जो होता है वो उसको दे देते हैं, वो स्कैन कर लेता है, उसको कई बार फ़ोटोकॉपी कर लेता है उस आईडी की, और फ़ोटोकॉपी करने के बाद में हमारी इन्फॉर्मेशन उसके सिस्टम में आ जाती है, और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हो सकता है कि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना के वो सर्कुलेट कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपना जो डेटा है, अपना जो प्राइवेट डेटा जिसको मैं बोलता हूँ, जो आपका फाइनेंशियल डेटा है, जो आपका आइडेंटिटी डेटा है, उस डेटा को सिक्योर करके चलें, उस डेटा को किसी भी सूरत में पब्लिक प्लेटफॉर्म में पहुंचने से रोकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि बहुत सारे जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो इन लोगों को, क्योंकि ये लोग बहुत ही ईजी प्रे होते हैं, तो इनको बहुत थोड़े पैसे दे करके और जानकारी ले लेते हैं, और बाद में ये पैसा मार्केट में चला जाता है। बाद में ये पैसा कई बार आपकी जो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होती हैं वो डार्क वेब पे थ्रू ये क्रिमिनल्स तक पहुँचती हैं, जिससे वो आपको टारगेट कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अपना डेटा जो है वो इस तरीके से स्प्रेड ना करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो अननोन लिंक्स हैं, जो भी आपको अननोन, जिस लिंक के बारे में आपको पता ना हो, उस लिंक पे क्लिक मत करें। खासतौर पे आप लिंक का एड्रेस ज़रूर देख लें कि जो लिंक का एड्रेस है उसमें HTTPS, जो S मतलब सिक्योर्ड या इनक्रिप्टेड जो है, वही उसका URL होना चाहिए, HTTPS वाली साइट होना चाहिए। और उसके बाद भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी उसको एक्सेस कर रहे हो, कम से कम थोड़ा सा उसका वेरिफिकेशन आपके पास हो। मैं आपको एक बहुत अच्छा ऐप बताता हूँ जो कि बड़ा इजीली अवेलेबल है, प्ले स्टोर में भी है और आई स्टोर में भी है, गूगल उसमें एक मोबी आर्मर करके ऐप आता है। अगर आप इस ऐप को देख लें तो आप किसी भी लिंक को इस ऐप पर डाल के पता कर सकते हैं कि ये लिंक फ्रॉडुलेंट लिंक है या ओरिजिनल लिंक है, तो ये आपको लिंक के बारे में बता सकता है। इसी तरीके से QR कोड भी है। QR कोड भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखें, QR कोड के जरिए आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी बैंक डिटेल्स से लिंक रहती है, तो QR कोड को भी आप बिल्कुल इजीली, जो अपन कहते हैं ना, उसको बड़ा फ्रीली यूज़ ना करें। आप हमेशा देख लें कि हमको ये QR कोड जो भी है वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक पर्पस के लिए लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। ऑलवेज टेक केयर ऑफ दीज स्टेप्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिसको हमें देखना पड़ेगा। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि साइबर क्रिमिनल्स आपको एक बार में हैक नहीं करते कि एक आपके पास लिंक आई, आपने क्लिक किया और आप हैक हो गए। कई बार ये मल्टीपल स्टेजेस में होता है। ऑलरेडी आप हैक हो चुके होते हैं, उससे पहले उनके पास आपके पासवर्ड्स, उससे पहले आपके जो OTPs उनके पास जा चुके होते हैं, और उसके बाद वो लिंक पे क्लिक करा करके पूरा पैसा निकाल लेते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। हमारा जो सिस्टम है, जो भी डिजिटल सिस्टम है, वो सिक्योर होना चाहिए। जैसे कि हमारा लैपटॉप या हमारा डेस्कटॉप है, ये सिक्योर होना चाहिए। हम एंटीवायरस का यूज़ करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम है तो उसके लिए हम फायरवॉल का यूज़ करें। और इसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि हमारा जो भी ID और जो भी हम पासवर्ड हम अपना बनाते हैं, ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो, और इसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो पूरे उसमें उसके अंदर हों। मतलब नंबर भी हो, आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो, और आपका डिजिट्स भी हों, अल्फ़ाबेट्स भी हों, मतलब इस तरीके से कंप्लीट इन होल हो। तो मतलब इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे तो हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन सबसे बड़ा हथियार है किसी साइबर क्रिमिनल का। वो बेसिकली आपके दिमाग को पहले हैक करता है, उसके बाद आपके साथ फ्रॉड करता है। तो समझ लें कि कोई आदमी जब आपसे बात कर रहा है और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा चांस है कि ये फ्रॉड व्यक्ति हो। तो कभी भी किसी अननोन ऐप को भी आप इंस्टॉल मत करें। खासतौर पे फ्री ऐप्स बड़े डेंजरस होते हैं। बहुत सारे फ्री ऐप्स होते हैं आजकल मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारा, हर कोई मूवी देखने के लिए, गेम देखने के लिए कोई भी फ्री ऐप
डाउनलोड कर रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड में कहावत है, देयर इज़ नो फ्री लंच, एवरीथिंग हैज़ इट्स प्राइस। तो कम से कम आप ये समझ लें अच्छे से कि जब भी वो कोई चीज़ आपको फ्री दे रहा है, बदले में प्रोडक्ट जो है, भले ही वो अगर वो चीज़ उसकी प्रोडक्ट नहीं है तो आप खुद उसके प्रोडक्ट है, और आप खुद उसके प्रोडक्ट है मतलब वो आपके जरिए पैसा कमा रहा है, आपके जरिए वो थ्रू एड्स पैसा कमाता है। और दूसरा तरीका है वो आपकी जो भी गोपनीय जानकारी है वो लेता है और वो लेकर के वो कहीं ना कहीं सेल करता है, और जिसके जरिए वो कंपनी पैसा कमाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ में जब भी किसी ऐप को आप इंस्टॉल करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो क्या क्या परमिशन जो है वो ले रहा है, और जो भी अनवांटेड परमिशन है उसको बिल्कुल मत दीजिए। केवल जो भी डिज़ायर्ड परमिशन उसमें हो सकती हैं, केवल उन्हीं परमिशंस को आप दीजिए। तो अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हम लोग काफ़ी सारे साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। सर, सारी सावधानियों के बाद में अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो ऐसा कोई नंबर या वेबसाइट जिससे कि उसे राहत मिल सके? बिल्कुल। इतना सब होने के बाद भी अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं या किसी के साथ कभी साइबर फ्रॉड का इंसिडेंट होता है तो उसके लिए एक नंबर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नंबर है, गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा प्रोपगेटेड नंबर है 1930। 1930 पर आप किसी भी साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड की शिकायत कर सकते हैं। आप इसको फ़ोन करके अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं, या आप इसके पोर्टल पर जा कर के भी अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च करा सकते हैं। इसका जो पोर्टल है वो www.cybercrime.gov.in वेबसाइट है, उस पर ये अवेलेबल है। उस पर आप इस पर अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं, और जैसे ही आप कंप्लेंट लॉन्च कराते हैं इमीडिएटली जो भी अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र होता है वो पैसा जो है वो तत्काल जो है वो फ्रीज़ कर दिया जाता है, और जिससे कि वो क्रिमिनल अगर आप का पैसा निकालना भी चाहता है तो इतनी आसानी से निकाल नहीं सकता। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो गोल्डन आवर कंसेप्ट है उसको हमें पालन करना चाहिए। जैसे ही हमारे साथ फ्रॉड होता है हमें इमीडिएटली 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराना चाहिए, या उसके पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहिए। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने निकटवर्ती थाने में जाके अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। हम लोगों ने अपने जोन 1 में मेरे ऑफिस में ही एक साइबर हेल्प डेस्क जो है वो हमने बनाई है, जिसमें हमने हर थाने को जोड़ा है, और हर थाने के अंदर ये साइबर हेल्प डेस्क के सेंटर्स हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी और उसके साथ उसके अधीनस्थ स्टाफ है। और जैसे ही इनको कोई फ़ोन आता है और जैसे ही इनको साइबर क्राइम की सूचना मिलती है, इमीडिएटली ये तत्काल उसकी कंप्लेंट जो है 1930 पर रजिस्टर कराते हैं, अकाउंट फ्रीज़ कराते हैं, और तत्काल उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग चालू कर देते हैं, जिससे कि उसका पैसा उसे जल्दी से जल्दी वापस मिल सके और आरोपियों को या अपराधियों को भी हम लोग पकड़ सकें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में आपने साइबर अपराधियों के बारे में और साइबर अपराधों से बचा जा सके इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया। आप कीमती समय निकाल के आप हमारे साथ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे एडिशनल डीसीपी जोन 1 श्री आलोक शर्मा। इन्होंने आज हमें बताया साइबर क्रिमिनल से हम कैसे सुरक्षित रहें, हम हमारे पैसों को कैसे सुरक्षित रखें, हम हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल को कैसे सुरक्षित रखें। ऐसे ही जानकारी पूर्वक पॉडकास्ट के लिए हमसे हमेशा जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।